Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up questions of GS Paper 1. Starting with the first question, examine the potential of wind energy in India and explain reason for the limited spatial spread. तो मैंने मैं बेसिकली बताया कि पोटेंशियल क्या क्या है ऑनशोर ऑफशोर का, और फिर नीचे में रीजन गुजरात मुंबई कोस्ट इंटायर कोस्ट लाइन है, और ऑनशोर में साउथ मानसून साउथ वेस्ट मानसून है, वेस्टर्लीज इंडिया। रीजन में मोर लिमिटेड ग्रोथ है क्योंकि मोर फोकस ऑन सोलर एनर्जी दैन विंड. Wind direction and intensity changes over the region and month. Example, southwest monsoons in Kerala versus Rajasthan in June July. ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है विंड एनर्जी के लिए. मिनिचराइजेशन वो बहुत कम है विंड के लिए. इट इज़ नॉट अफोर्डेबल एंड लेस एफिशिएंट दैट अनलाइक रूफटॉप सोलर फार्मिंग. प्रेजेंस ऑफ रीजन वेल्थ डिवाइड that are mostly in Gujarat and Maharashtra than East India. Therefore, wind energy is important alternative to solar, but it is needed the following. ऐसे ये दो पॉइंट चाहिए बस, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. ठीक है, इसमें आप एक बार एक्सप्लेन करोगे मिनिएचराइजेशन क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? विंड टर्बाइन इज नॉट अफोर्डेबल। छोटा मतलब अच्छा, जैसे न्यूक्लियर का छोटा, समझ गई सोलर का ऊपर में एक एक केवी का, वैसे विंड का नहीं कर सकते के। छोटा. हाँ, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आप और जो स्पेशियस स्प्रेड पॉइंट कम. ये कह सकते थे। एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है कि विंड एनर्जी जो हम पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, जो प्लांट पूरा होता है, तो अगेन उसके बारे में बात कर सकते थे। अगेन उसके क्या नेगेटिव्स होते हैं कि जो अगेन जो लैंड चाहिए, पूरा क्लियर्ड लैंड चाहिए होता है। पूरा क्लियर तो नहीं, बट अगेन उसके भी कुछ रेपोकेशंस होते हैं कि वहां पे वो लैंड सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ऑल्दो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ कर सकते हैं उसमें पॉजिटिवली, बट अगेन वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और प्रवेश, ठीक. आपको कुछ एडअप करना है? बाकी पॉइंट्स ये एक बार रहेंगे। मानसी क्वेश्चन दिखाना एक बार. ओके। Examine the potential of wind energy in India. Explain reason for the limited spatial spread. तो रीजन में औशिक एक चीज शायद ये हो सकती है, रिहेबिलिटेशन वाला हम डाल सकते हैं ना, कि मतलब विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ईआईए जो हम लेते हैं हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो इंस्टीट्यूशनल लूप होल्स की वजह से नहीं मिल पाता. रिहेबिलिटेशन और तरह तरह की चीजें होती है जिससे स्पेशल स्प्रेड होने में मतलब ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट रहता है और भी कई चीजें रहती है. तो हाँ मतलब मतलब वो तो ट्राइबल, उसको आप पोस्ट पोस्ट बात कर रहे हैं, पोस्ट फैक्टो बात कर रहे हैं जो विंड एनर्जी लगने से होता है. ये बोल रहे हैं कि विंड एनर्जी स्पेशल स्प्रेड है नहीं, मतलब कि इंडिया में स्प्रेड क्यों नहीं है, लिमिटेड क्यों, उस पर बात कर रहे हैं. तो आ इसमें आ जोग्राफिकल हो सकता गया. है एज ईआई का लेकर आ आ सकते थे. सकता है, हाँ। ईआई का ईआई का ट्राइबल वाला नहीं आता, लेकिन ईआई का जो नोटिफिकेशन है, जो सही से लैंड एक्विजिशन नहीं हो हाँ, पा रहा जो और ग्रीन. हाँ सूटेबल ठीक. ज्योग्राफिकल लोकेशन हम्म. वो ऑल ओवर इंडिया नहीं मिल सकती, क्योंकि लोकेशन के साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी कि विंड स्पीड कितनी है उस एरिया में, तो वो सब एक जगह पे होना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये कॉस्टली वाला एंगल है इस आंसर में, मैंने देखा नहीं हाँ, कि है। कॉस्ट जो होती है ज्यादा. ठीक है, वैलिड ठीक है, है, फिर हाँ। ठीक. ठीक. Okay, चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Given diversity among the tribal community in India, in which specific context should they be considered as single category? तो मैंने बताया कि 8.5% ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में विद ह्यूज डाइवर्सिटी. ऐसे हिली ट्राइब है, गद्दीस नॉर्थ ईस्ट में, आइलैंड में, और गोंडवाना लैंड. तो ये हो गया डाइवर्सिटी. They have different set of problems and grievances, but in same context, they can be considered single category. जैसे underrepresentation in societal power, presence of primitive languages, undocumentation and no script, very close knitted to the forest and surrounding for the subsistence. तो ये, however, there is need for subcategorization. मैंने बताया छोटा करना होगा उसके. जैसे living wealth or representation has evolved over the years. Some ST have been making up more seat and reservation than others. Some have deep-rooted colonial burden of discrimination. Example, criminalization of tribe. Or some still are very primitive and vulnerable, as opposed to other. Example, PVTG. तो उसमें सब कैटेगरी में बात की. मतलब एक बार दोनों ऊपर चलना. एस्पेक्ट, हाँ, दोनों एस्पेक्ट की बात अ, करिए, ब्रॉडर भी वैसे और फिर माइक्रो में भी। लेकिन एक ये पूछा है कि क्वेश्चन इसमें इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट दे शुड बी कंसिडर सिंगल कैटेगरी. हाँ, तो वो नहीं आपने ये बात पूछा था. की। हाँ तो मैंने बस नीचे बताया कि हाँ, कि वो प्रिमिटिव है. ओशिक इस हाँ. आंसर में जो आपने ये पहले ड्रॉ किया है ना, ये सारे एग्जाम्पल है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में कैसे बटे हुए हैं ट्राइबल्स. नंबर वन.
तो मतलब वो किस तरीके से सोशली डिवाइडेड है, कल्चरली डिवाइडेड है, इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, वो डाइवर्सिटी नहीं दिखी आंसर में, नंबर वन। और जो आपने बाद में बात की है कि क्वेश्चन ने पूछा था बाद में कि किस कंटेक्स्ट में इन्हें सिंगल कैटेगरी में डाला जाए, लेकिन आपने, अब नीचे चलते हैं मानसिक मिनट, थोड़ा और नीचे, यहाँ पर आपने लिखा है हाउएवर देयर इज अ नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर जाके आपने मतलब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस तरीके से डिवाइड है, वो आपने लिख दिया कि वेल्थ के बिहाफ पे है। उसके बाद कुछ ने रिजर्वेशन ले ली है, कुछ कॉलोनियल जो है क्रिमिनलाइज ट्राइब्स हैं, और कुछ प्रिमिटिव वल्नरेबल हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ये लिखा जा सकता था कि किस तरीके से अगर हम उनको एक कैटेगरी के अंदर डालें, तो बेसिकली हम उनको ट्राइबल्स मान के, मतलब उनके सोशो इकोनॉमिक जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखकर उनको एक करना चाहिए, रादर की मतलब एग्जैक्टली अभी भी मेरे मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मतलब यहाँ मतलब पे एक क्वेश्चन में है ना कि आप प्रवेश जी जो कहने डाइवर्सिटी है तो हम्म, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इसको सिंगल कैसे बनाया जाए, हाँ कैसे वो करें, क्वेश्चन पूछा जैसे था। हाँ मतलब तो ओबीसी में मैंने बताया इसमें कि का डाइवर्स है, हम्म, सिंगल है, ऑलरेडी भी है, लेकिन फिर सब कैटेगरीज में सब कैटेगरी में बात की है, क्यों होना चाहिए उस पर। हाँ मतलब आपने लेकिन एक चीज दोनों अच्छा बताया एस्पेक्ट इन्होंने। हाईलाइट करे। हाँ मैं ये कह लेकिन रही थी, जैसे तो प्रवेश हाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, अब उसको कैटेगराइजेशन की जब बात करें तो वो जो इनइक्वालिटीज हैं वो एक साइड हो गई। मतलब जैसे ओबीसी में हमारे पास क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट टर्म यूज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट हम सेग्रीगेट कर सके विद इन दिस पर्टिकुलर हाँ कैटेगरी, तो उस तरीके से कर सकते हैं। हम्म, बाकी ठीक। एस्पेक्ट आपने दोनों हाईलाइट करे तो मेरे हिसाब से ठीक है, वो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, आप एक साइड की बात ही नहीं कर सकते हो। बट अगेन फिर वो एंड में हम्म, निकल के आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में उनको मतलब कौन सा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तो वो नहीं निकल के आया बस। हम्म, आप इसमें डाल सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी जो एसटीज की है उसी में एक सिंगल कैटेगरी में इनको लाना चाहिए, रादर की आपने जो बताया कि हम इन्हें डिवाइड करके देखें, मतलब एक सिंगल, ना ही हमें इन्हें क्रिमिनलाइज देखना चाहिए, ना इन्हें प्रिमिटिव वल्नरेबल देखना चाहिए, मतलब एक शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी एक सिंगल कैटेगरी में ही देखा जाना चाहिए। हाँ तो हाँ वो अभी लेकिन हो रहा है ना, वो हाँ, पूछा कि वो तो ऐसे ही हो रहा है अभी। तो मैंने obviously उसमें ये था भी कि क्या तो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है वहां पर चाहिए, तो ठीक है। हाँ हाँ, फिर लिखा कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। तो दो क्वेश्चन है, तो मैंने ओशन करंट फोर्सेस का बता दिया कि कोरोलिस फोर्स, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, सन मून्स ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेचुरल सडन कॉजेस लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ वाटर, इसी सब कारण इन्फ्लुएंस होता है। और दूसरा है कि फिशिंग इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, तो इट ब्रिंग्स एल्गी एंड जू प्लांटन टू द surface which reach the minerals, or it attracts the fish. Example, meeting of cold and covered current, Kuroshio Oroshio, near the Japan, Peru and Florida. वहां पर important है fishing ground. It helps in indicating the migration of fishes. Example, krills in South Pole region, which makes it easier for the fishermen to catch. It is helpful for in bringing rainfall for with helping the warm uh, humid trade wind to get moisture. Monsoon wind bring example monsoon wind bringing fishes to the Bay of Bengal. Thus, countries across the world is going after the preferred fishing zone with trawlers. Examples, especially China, causing ocean border crisis in South China Sea and East China Sea. तो कंफ्यूजन होगी कि फिशिंग इंडस्ट्री, तो ठीक इसका ज्यादा मुझे मिला नहीं कि है। दो हाँ दो ही सिर्फ था इसका कि रोल क्या है starting उसका। तो तो आपने एक इन तो शॉर्ट मिनरल बता। जू प्लांटन है, और हम्म, एक ये पॉइंट हो गया, फिर इंडिकेटिंग माइग्रेशन द फिशेस, इट हेल्प्स इन इंडिकेटिंग द माइग्रेशन ऑफ फिशेस। जिस तरफ करंट रहता है उस तरफ फिश मूव करता है, मतलब ठंडा है तो फिर वार्म माइग्रेशन ऑफ फिश होता है उसके हिसाब से। रेनफॉल विद हेल्पिंग द वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट टू ये तो ब्रिंग मॉइस्चर छोटा फिशेस टू इंपॉर्टेंट मेरा फॉर्म। बिलोंग। इसमें यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते थे कि जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है, तमिलनाडु का कोस्ट या केरला का कोस्ट, तमिलनाडु की बात कर सकते थे स्पेसिफिकली, तो वहां वहां से इसको थोड़ा रिलेट कर सकते थे।
इसमें औशिक ये पॉइंट आ सकता है कि जो ओशन करंट्स की हेल्प से आज के टाइम पे जो अंडरनीथ मतलब फिश फार्मिंग होती है, वो डाल सकते हैं क्या? ये तो नहीं हाँ डाल। मतलब वो पहले ही में आ गया ना, इसमें बोला हाँ, कि फिशिंग इंडस्ट्री रोल, फोर्सेस तो का। रोल उनका क्या है, तो फिर पहले ही में आ गया ना कि आपका ओशन करंट में मिल ही रहा है फिश। वो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा ठीक था उसी में ठीक। वर्ड भले लिख सकते हैं, अंडर करंट फिशिंग फार्मिंग। तो एक डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी रॉक, तो बताया गया 3 तरह का होता है और हर एक का कि igneous rock has formed due to magma solidification. Example, basalt in Deccan, India. Black soil is associated with igneous rock denudation. They are fertile, absorb of water. Sedimentary rock are those rocks which are formed due to formation and accumulation of silt and sand brought by wind and water. Example, limestone, sandstone at Chunar. For Mathura sculptures of art. They are soft and can be carved intrinsically in whatever sea. Metamorphic rock are those rocks which are formed under pressure and heat of crust and heat from below, geothermal. Example, marble for building Taj Mahal. They are hard yet very illuminating to the eyes, to the textures. इसमें बस तो एक मैंने इसका एग्जाम्पल हम्म उठा। हाँ कि मिलते कहाँ पे, वो भी लिख देते आप। हाँ कैरेक्टरिस्टिक था वो सब हाँ आपने ठीक। लिख दिया, वो भी लिख एक देते। चूनर का लिखा था, हाँ, चूनर हो गया, सेडिमेंट्री रॉक और दूसरा। टाइप्स ऑफ ये जो लास्ट में औशिक आपने लिखा है ना, डायरेक्शन। ताजमहल वाला एग्जाम्पल, हम्म। ये मेरे को मतलब अच्छा लगा। मतलब ये ताजमहल, मार्बल, और मैं अगर मैं इस आंसर को लिखता तो मैं बताता कि मतलब किस तरीके से जो हमारे जेमस्टोन्स होते हैं वो लोग पहनते हैं, तो मतलब इनकी वो एक क्वालिटी होती है, इनकी अलग अलग तरीके से मैं रॉक्स की बता देता। सॉफ्ट स्टोन हो गया, क्वार्ट्स हो गया। हाँ उसके वो बाद भी। मैं बता सकता था कि किस तरीके से जो हम्म। अक्रॉस इंडिया में आजकल जो पत्थर से टेम्पल आर्किटेक्चर में किस तरीके से आ रहा है। मतलब अगर मैं हल्का सा एग्जांपल देना चाहता, अलग अलग तरीके के पत्थर का घरों में लगते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, और मैं एग्जांपल डाल देता। हाँ, और वही सोच के मैंने हाँ, छोटा ये सा पूरा डाला था जो मैंने। कैरेक्टरिस्टिक ही पूछ रहा है, इतना ज्यादा इसको उतना भी ऑफ द ट्रैक नहीं लेके जाएंगे, बट ये पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ रॉक, तो उसमें बेसिकली कौन सबसे कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है, टाइप्स। ड्राइंग बना सकते हैं, उसका डेनोटेशन कैसे होता है और एग्जाम्पल में। फिर के टू, ये तो मैंने प्रवेश का क्वेश्चन उठाया था। टू व्हाट अच्छा। एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईबीसी प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस करना है। अर्बन तो प्लान। इसमें अर्बन प्लानिंग और कल्चर है, 2 पार्ट। तो मैंने बताया आईबीसी अर्बन प्लानिंग वेयर 90 डिग्री रोड इंटरसेक्शन, कॉर्बेलवेल ड्रेनेज फॉर सीवेज मैनेजमेंट एंड पब्लिक टॉयलेट प्राइवेट बाथरूम, ये 3 एरिया। टुडे चंडीगढ़ is an example of a 90 degree section of road. Similarly, PM Awas Swachh Bharat Abhiyan has called for every house for individual toilet. It showcases that our legacy organization is more modified and unique than IBC, with focus on flyover, pathway, or underground metro. In culture area, example is standardization of weights, diversity and of worship and diet, egalitarian society. In some way, India has been following the idea of diversity in our society, celebrating difference in core politics, diet, and language. In spite of homogenization attempt by West, like Anglicization with use of dollar and metric, Indian are constantly evolving, yet rooted to the ideas of IVC urbanization culture. तो 2 अलग अलग मैंने इसको तोड़ ब्रेक के बनाया करके था। लिखा। टू व्हाट अच्छा पूछा था टू एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंड, हाँ। हम्म तो लाइन होता है कि मॉडिफाई है, मॉडिफाई मेरा टर्म था इसमें बस, हम्म कि हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन अलग है आज। हाँ, बट ये टू व्हाट एक्सटेंट पूछ रहे तो आपने एलिमेंट्स तो लिख दे कि ये जो उस टाइम पे थे वो इस टाइम में कहाँ कहाँ कौन से एरियाज में प्रेजेंट है, या उनका क्या एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अगेन टू व्हाट एक्सटेंट पे थोड़ी और बात करते, उस पे आपने कुछ लिखा नहीं क्लियरली। तो आपने ये लिखा showcases that our legacy of urbanization is more modified and unique than IVC with focus on flyovers, pathways, underground. कल्चर की फिर आपने बात करी स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, डाइवर्सिटी इन वर्शिप एंड डाइट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी सोसाइटी सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन ऑल दीज एरियाज इन स्पाइट ऑफ होमोजेनाइजेशन अटेम्प्ट टू द वेस्ट लाइक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे हिसाब से और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेके आते। करंट का आपने ऐसा कुछ सच एग्जाम्पल नहीं लिखा अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो पूछ रहा है कल्चर ऑफ आईवीसी इन प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अर्बन प्लानिंग वाला तो क्लियर है, तो जो कल्चर है ठीक। उसको आज के टाइम में हम अर्बन एरियाज में या
सोसाइटीज में कैसे देख रहे हैं? प्रवेश, आपको कुछ एड अप करना है? ये मेरे आंसर के बाद में बोलूंगा इस पर। चलिए नीचे करें। मैं बोलूं? यस, यू कैन स्टार्ट। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड with which were associated a number of renowned learned personality of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense. Discuss. तो इसमें तीन सब कंपोनेंट्स है: तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दूसरा डिफरेंट पर्सनालिटीज, तीसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन और चौथा नालंदा इससे ज्यादा अच्छी है। तो मैंने पहले डील किया तक्षशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द सन ऑफ किंग भारत एंड इज नोन फॉर इट्स ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट सेट ऑफ लर्निंग। उसके बाद रिनोन पर्सनालिटीज तक्षशिला की कौन थी? अलग अलग डिसिप्लिन की। ग्रामर में पनिनी, किताब का नाम अष्टदही, चाणक्य अर्थशास्त्र एंड कुमार लाता फाउंडर ऑफ द सौत्रांतिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। फिर क्वेश्चन ने पूछा था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी फ्लरिश की काफी लंबे समय तक 5th सेंचुरी में, जब तोरा मना नाम का कोई शख्स था जिसने इसका डिस्ट्रक्शन किया। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या थी? was located near the banks of Indus, connecting various locations by waterways. Number 2, geographically advantage था क्योंकि situated at the crossroad of various trade routes, which opened the economic interconnectedness on one hand and literary, spiritual and cultural developments on the other. Despite all these, unlike Nalanda, it's not considered as a university in the modern sense because number 1, multidisciplinary approach but lack of specialized disciplinary school and colleges. फिर मैंने बताया कि इन तक्षशिला सब्जेक्ट कोर्स लाइक रीजन, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, बट इन नालंदा every subject had specialized school with the teachers having functional specialization. Number 2 reason, Nalanda was a hub of Mahayana Buddhism, which was more practiced these days, unlike of Hinayana school or Takshila. Number 3, lack of enough political patronage to Takshila in comparison to Nalanda, which always accorded by the rulers of Gupta, Harsha, Pala, and many more, which supported their sustenance. Number 4, more foreign attraction of Nalanda because of geography, proximity to South and Southeastern Asia. Example of travelers like Fa Hian, Huan Sang came and resided in Nalanda. Residential complexes which were there as were huge as compared to Takshila. And last reason is Takshila is compared to Nalanda had limited Buddhist influence because of Buddha's important events of life getting recorded in Nalanda and nearby regions like Patliputra and Rajgir, which were at the confluence of Ganga and Son River. So because of its socio-cultural and economic importance, both the universities are aspired. But Nalanda is not only World Heritage Site, but also the Institute of National Importance and Excellence. Done. ओके। हाँ, जैसे आपने बोला कि 3 एलिमेंट्स हैं, उन पे आपने बात करी है, तो मेरे को अच्छा लगा आपका आंसर। और इसमें मतलब जो 3rd एलिमेंट है, इसमें काफी सारे आपने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई शुड से कवर किया है। तो आई लाइक द स्ट्रक्चर ऑल्सो, और जो आप एलिमेंट्स लेके आए हो। औशिक, यू कैन नाउ स्पीक अप। नीचे कर एक बार इसको। ये थोड़ा छोटा रखते क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, नीचे वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली पहला वाला। और फिर नीचे में आप एक और एक लेके आ सकते थे इसमें कि तक्षशिला जो थे वो एक तरह से नॉर्थ वेस्ट में थे, और नॉर्थ वेस्ट में वहां पर इन्वेजन और जो इंटरमिंगलिंग ऑफ जो फॉरेन कल्चर्स है वो सब भी हो रहा था ज्यादा एज कम्पेयर टू नालंदा। तो वहां पर भी जो सिल्क रूट के आसपास में जो थे वो डिस्ट्रक्शन था, उसी कारण ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया नहीं, वो तो मैंने औशिक एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दिया कि किस तरीके से तोरामना नाम का बंदा उसने डिस्ट्रक्शन किया 5th सेंचुरी में। तो नालंदा वाज नॉट सब्जेक्टेड टू ऑल दोस थिंग्स। कहाँ पर यहाँ पे यहीं पर मैंने इस पेज के लिए हाँ मतलब वही तो उसमें दिखा नहीं ना, मतलब आप इसमें स्ट्रैटेजिक में बता दिए। तो स्ट्रैटेजिक वाले में आप छोटा रखते हैं इसको, इसी में एक्सप्लेन करते हैं नीचे वाले। ये तो स्ट्रैटेजिक वाला आपने बस बताया कि हाँ स्ट्रैटेजिक क्यों था वो, लेकिन नीचे में क्या बताया कि आपने बताया जस्टिफाई किया कि नालंदा क्यों ज्यादा यूनिवर्सिटी कहलाता है एज कम्पेयर टू एक पॉइंट आ तक्षशिला। सकता था वो तो इसमें लेके आते हैं इंस्टेबिलिटी, वो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती थी बिकॉज़ ऑफ हाँ फॉरेन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द हाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन तक्षशिला। अच्छा है बाकी आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है कि दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विजडम। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा नहीं बताती, सोशो इकोनॉमिक ज्यादा बताती है। तो मैंने शुरुआत की है द संगम लिटरेचर
or the poetry of the nobles is the ancient Tamil literature compiled in socio-religious gatherings based on mythological traditions. फिर बताया डिजाइन ऑन टू लाइंस अकम एंड पूरम. अकम मेटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट शो करता है, पूरम सोसाइटी रिलीजियस एस्पेक्ट, यानी पॉलिटिक्स का ज्यादा emphasize नहीं है. It portrays the socio-economic conditions of the then South India along some glimpses of North also. In society, it gives evidences of caste, class, pattern of rulership, marriage, rituals, tradition, birth and death rites, account of performing arts like dance, drama, mystic and cosmos elements reflected in dance like Bharatanatyam, detailed account of temple architecture, religious faith like Shaivism, Vaishnavism, temple-led political rule. Economy में it provide accounts of long distance trade, merchant activities, pattern of production, temple-based economy, land grants like Agrahara, Brahmadeya. On political front also, Sangam literature do not provide a broader view of South Indian politics, but still provides satisfactory evidences of certain kingdoms and their rule. For instance, Chola Empire and rulers like Rajaraja and Rajendra, their achievements, their rule setup, law and order, etc., which impacted society and economy, do reflects in the Sangam literature. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री द साउथ इंडिया. ठीक है, तो आपने इन एलिमेंट्स पहले थोड़ा आपने ठीक है. टेक्निकल हाँ, एस्पेक्ट बताया, सोसाइटी और इकोनॉमी का आपने सेपरेटली बताया, तो इस पे आपको कमेंट करना था. तो आपने एग्जाम्पल्स तो आप एलिमेंट्स तो अच्छे से ले आए, अब थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में वीव कर सकते थे बस, वो और थोड़ा सा एडअप कर सकते. बाकी आपने क्लियरली इसको शो किया है कि सोशो इकोनॉमिक ज्यादा है और पॉलिटी का क्या एंगल के बारे में वो बात करता है. औशिक यू कैन नाउ प्लीज इसमें शेयर. स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा कि दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री. तो इस पे आपको बोले कमेंट करने के लिए. उसके बाद फिर सेकंड में जाते कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन रिमार्केबल विविडनेस दिखाया गया. तो दो एरिया में कमेंट करना था इसमें. तो आपने स्टार्टिंग बताया, अकम पूरम बता दिया. उसके बाद बताते कि लिमिटेड पॉलिटिकल है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में उन्होंने बताया है. जैसे आपने एग्जांपल नीचे में जो लिया है ना, वो ऊपर आता, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना आंसर राइटिंग में. तो आप वो लेके आते. अब देखिए, अगर डोंट प्रोवाइड, तो संगम लिटरेचर डोंट प्रोवाइड अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द सोर्स साउथ, ऐसा नहीं. तो बताते हैं संगम लिटरेचर लिमिटेड, दे इट प्रोवाइड्स द लिमिटेड व्यू ऑफ द साउथ इंडियन पॉलिटिक्स. लेकिन वो फिर बता रहे हैं एग्जाम्पल अलग अलग किंगडम्स के बारे में. तो आपने बताया ये ऊपर आता, और उसके बाद फिर वहां से आप ट्रेस करते कि साउथ और सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या आपका कमेंट है बेसिकली उस पर संगम लिटरेचर में कैसे विविडनेस नहीं, की. बेसिकली मेरी अप्रोच ये रही थी कि जो क्वेश्चन एग्जैक्टली कह रहा है मैं उसे एकदम से एग्री ना करूं, क्योंकि अगर मैं वो करता, पहले मैं पॉलिटिक्स लिख के सोशल इकोनॉमी बाद में लिखता, तो फिर मैं बेसिकली ये जस्टिफाई नहीं कर पाता कि वो पूरा मतलब आखिरी में मैं यही जस्टिफाई करता अपने आंसर में कि सोशो इकोनॉमिक ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं कह पाता बिल्कुल भी कि पॉलिटिक्स का भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहा है. इस वजह से मैंने ये अप्रोच ली. नहीं, हमें आप नहीं समझे. मैं बताना चाह रही कि आपको अग्री नहीं करना ऊपर में. अग्री डिसअग्री मतलब ही नहीं है कमेंट में. कमेंट में है कि आप जब लिख रहे हो, नीचे में आप लिखे हैं वही कि आप पॉलिटिकल चीज में कुछ कुछ एरिया में है, वही मैं बता रहा हूँ कि ऊपर में लिखते और ऊपर से आप फिर ट्रेस करते नीचे में कि कैसे पॉलिटिक्स से ज्यादा संगम और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. आपने सेम ही लिखा है, बस वो उल्टा लिखा. लेकिन ठीक है. लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी आप जो रिमार्केबल विविडनेस है ना, वो मतलब जो रिमार्केबल मतलब कुछ बड़ा चीज. नीचे करें एक बार मानसी तो जैसे कि क्या आ सकता था ना. रिमार्केबल ऐसे में, आप बड़ा अगर आप चीज बात करते हैं, इसमें कॉस्मोस के बाद बात किया आपने, लेकिन बड़ा चीज बात करते कि रोमन रोमन का आर्किटेक्चर बात किया उन्होंने, जो बाहर से ट्रैवलर लोग इंडिया में आए और उनका जो पाया गया है एम्फोक्राफ्ट्स जो भी चीज मिला है, उनका लाइफ स्टाइल के बारे में बात किया है, प्लस वो सब लेके आते हैं बेसिकली. तो थोड़ा एग्जाम्पल कम लिखते हैं और एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, रिमार्केबल चीज. ऐसा आपने बताया डिटेल अकाउंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, रिलीजियस फेथ, सैविज्म, तो रिमार्केबल नहीं होता. तो कोई एक रिमार्केबल चीज का एग्जाम्पल लिखते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमी और ठीक मेरे. ठीक है. ये तीसरा क्वेश्चन है. Mesolithic rock art architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also a fine aesthetic sense comparable to the modern painting. Critically evaluate this comment. So Mesolithic rock art architecture of India spans in the period between the ending of Paleolithic and advent of Neolithic age or the agriculture farming age. फिर मैंने बताया evidences found in the Mount Rock architecture, sorry Mesolithic rock art architecture
जैसे कि hunting scenes, animals and flora motifs, dancing rituals, performing scenes, paintings like gathering of festivities, decisions, war and battle scenes, erotic scenes. Then cultural life, it gives an account of various kinds of tools, making of stone, etc., which people developed, uh, shown in the architectural pattern in the rock cut caves. It the pictures inside shows hunting, family pattern, dietary habits, sense of togetherness, which reflects their way of living. Their sacrifices, rituals, religious practices, their association with the animals and wild flora reflects their ecological sensitivity. Then, in the aesthetic sense, first of all, their customs, rituals performed, and the drawing style reflects their creativity. Magnificent architectural designs by stones and shaping them shows their innovation for the improvement in living standards. Though the Mesolithic rock art architecture do bring ambiguity in understanding in full the the then timeline because of only pictoriographical evidences, which in even different in deciphering for long, but still the modern times painting like of Nandalal Bose and legends like Abanindranath Tagore shows the sustainability and age-old reflection of Mesolithic rock art architecture. अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे बोला मेसोलिथिक जो रॉक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है, ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स उस समय का, और साथ ही साथ रिफ्लेक्ट करता है फाइन एस्थेटिक सेंस, कंपेरेबल मतलब उसका कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग। तो लास्ट में आपने जो एग्जांपल लिया ना अभिनंदन टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, तो वो स्टार्टिंग में ही आप बताते कि मॉडर्न पेंटिंग जो है वो ऐसा है, मतलब कि स्टिक डायग्राम है, वो स्टिक डायग्राम और हंटिंग सिंह और वो जो है ना उसको आप कंपेयर कर देते पुराने जिसका पेंटिंग से, वो कंपैरिजन दिखा नहीं इसमें। ठीक मतलब है। आप सिर्फ बात किए ओवरऑल मेसोलिथिक पीरियड का, जो भी आप ने बताया, एनिमल मोटिव, डांसिंग, ह्यूमन डांस, चेन लाइक फॉर्म, पता होगा चेन लाइक फॉर्म होता है उसके अंदर में, और फिर हंटिंग सीन, तो वो कैसे कंपेरेबल, एस्थेटिक कैसे कंपेरेबल, वो नहीं। बाकी तो आपने लाया है वो भी। मिसिंग है। हाँ, और वो स्टार्टिंग में ला देते हैं कि मॉडर्न पेंटिंग कैसा है, और अपने नाम से ही लिखे कि नंदलाल बोस और उनका, और लिख देते हैं उनका पेंटिंग कैसा होता है, सेंस ऑफ सेरेनिटी होता है उनका, उनका जो पेंटिंग से दिखता है कि कैसा नेचर का एक रियलिज्म है वो दिखता है, वो भी कुछ कुछ दिखा नेचुरलिज्म। है एज कम्पेयर, हाँ नेचुरलिज्म है वो दिखता है, वो भी दिखा है उसमें, एक सेंस ऑफ बिहेवियर एस्पेक्ट है वो भी लेके आते हैं, सब पेंटिंग कंपेयर करते हैं, तो बढ़िया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये एविडेंसेस वाली चार्ट मेरे हिसाब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं डायरेक्टली उसी के बारे में उसी से स्टार्ट करके लिखना चाहिए। तो एविडेंसेस फाउंड रॉक आर्किटेक्चर, इसका ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहे इसके बारे में, तो मेरे हिसाब से इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी और आपको और स्पेस मिल जाता लिखने के लिए। ये ओशिक वाला क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग and culture of Indus Valley civilization provided input to the present day urbanization? Discuss. So Indus Valley civilization's remarkable urban planning and cultural patterns has always inspired the urbanization-led development of metropolitans across geographical space. Input क्या ले सकते हैं present day में? Number one, grid and geometrical patterns of buildings and houses constructions, along with the proper space for lanes, roads, public amenities like granaries, grand baths. फिर मैंने बताया today's urbanization can adopt similar, mostly reflected in designed cities like New Delhi, Chandigarh, where residential complexes, markets, office spaces are clearly demarcated and separately located, which reduce the traffic congestion and better law and order. दूसरा पेज. Number two, multi-story buildings to accommodate the rising population, but that to like IVC, where maximum limit was 2-story, which presently we can extend to 5 or 8 to accommodate the rising population, alongside prevent the desertification of the buildings. Number third, sanitation and drainage facilities. In IVC streets, we were having connected drainage from houses to urban drain chambers along with the manholes, which today in the form of sewerage system we can adopt everywhere and can be economically viable to in the production of renewable products like biogas, etc. Then food and fuel security की मैंने बात किया in the form of water tanks, tube wells in the courtyards, larger granaries which we had in the IVC. Presently on the same lines, we can construct rainwater harvesting mechanism in houses, public water tanks, cold storages to keep food and fodder to fulfill the demands of the people. Fifth, assemblies-led political rule, timely pay of taxes during IVC can be more stressed today in the form of residential societies like we have, taxes to municipalities,
So today, IBC urban planning and culture can make our urbanization more effective, productive, sustainable, with more stress on improvements like smart cities, smart villages, sponge cities, etc. to deal the multiple challenges in our pace of development. यहाँ पे ऊपर का कल्चरल देखा एस्पेक्ट हाँ पूरा मिसिंग है। देखिए आपने अर्बन प्लानिंग इसे बोला पहले बात है कि हाँ, ठीक है, आप बोलिए मानसी। हाँ मतलब यही है, एक तो अर्बन प्लानिंग के बारे में कम्प्लीटली आपने उसी के बारे में लिखा है, बट जो पैटर्न लिखा है आपने उसको कंपैरिजन आपने अच्छा किया है, और जो कल्चरल वाला एलिमेंट है वो कम्प्लीटली मिसिंग लग रहा है मेरे को आंसर में से। बस मेरे को इतना ही फीडबैक देना। इसमें बोला है कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर प्रोवाइडेड इनपुट हो चुका प्रोवाइड या करेंगे, ऐसा नहीं बोला आपने, कैन यूज किया हर जगह कि कैन कर सकते हैं, कैन इंक्लूड कर सकते हर जगह, अर्बनाइजेशन कैन अडॉप्ट सिंगल हर जगह कैन है। तो वो वाला क्या है कि आपने सीखने को कोशिश किया, लेकिन बताया इसमें क्वेश्चन पूछा गया प्रोवाइडेड कैसे हो चुका, तो उस पर बात करते, एलिमेंट वही रहता लेकिन बस वो टोन अलग होता। लैंग्वेज दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि कल्चरल पार्ट हो गया, और तीसरा जो है कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है इसमें, तो एग्जाम्पल कम कर देते कि पब्लिक वाटर टैंक, कोल्ड स्टोरेज, इसका एग्जाम्पल कम कर देते। बाकी ठीक है, पॉइंट्स भी बाकी टू थोड़े वॉट बड़े एक्सटेंट बड़े लाता, लिखे हुए हैं। टू वॉट बड़े एक्सटेंट बड़े तो थोड़े कितना मतलब एक्सटेंट थोड़ा सा हाँ शॉर्ट कर सकते अभी हो कि कंपेयर किया आपने, इसलिए थोड़े वो बड़े। इसमें बोल सकते थे कि अर्बनाइजेशन जो है आज का है वो कॉम्प्लेक्स है, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता उस समय के हिसाब से, या ऐसा बोल सकते हैं कि आज का भी कुछ कुछ ड्रेनेज पैटर्न है, वो सोफिस्टिकेशन दिखता नहीं है जैसे आईबीसी में दिखता था। ये दोनों तरह से कंपैरिजन हो सकता है। वही कल्चर में भी सेम बात कर सकते हैं कि आज का कॉम्प्लेक्स है, आज का माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है, जो भी अर्बनाइजेशन में स्लम एरिया डेवलपमेंट है जो वहां पर नहीं था, तो ऐसा नहीं पाएगा। तो बस ठीक। Okay, so Oshik, you can end it now. Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions of GS paper 1 due to answer Kari.